मैं दिसंबर दयाल साइकाचार्य रामचंद्र रांची करनेवाल कोटली। आज हम रिचर्ड निक्सन और अमेरिकी विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि विदित है, प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति होती है जिसके आधार पर अन्य राज्यों के साथ, अन्य राष्ट्र के साथ द्विपक्षीय बहुपक्षीय राजनयिक कूटनीतिक रिलेशन स्थापित करता है। यह विदेश नीति सदैव उस देश के राष्ट्रीय हितों से प्रेरित होती है जो देश की आर्थिक सुदृढ़ता, नम्रता से अवश्य प्रभावित रहती है। दुनिया का कोई भी राष्ट्र, चाहे कितना गरीब हो, चाहे संपन्न हो, किसी भी अन्य राष्ट्र के साथ जब तक कोई संधि समझौता नहीं करता है, जब तक उस देश के राष्ट्र की सुरक्षा होने की संभावना नहीं होती है। तो आज हम बात करते हैं 1969 से लेकर 1974 के कार्यकाल में अमेरिकी प्रशासन की बागडोर राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के हाथ में रही। 20 जनवरी 1969 में रिचर्ड निक्सन ने अमेरिकी व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति में प्रवेश किया। क्योंकि रिचर्ड निक्सन का कार्यकाल बहुत अधिक क्रांतिकारी नहीं माना जाएगा, क्योंकि इनके पूर्ववर्ती शासनाध्यक्षों के द्वारा जिस प्रकार से साम्यवाद प्रबोधन की नीति को अमेरिकी विदेश नीति के आधारशिला के रूप में रखा, जो आज भी कहीं ना कहीं न्यूनतम परिवर्तन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति का मार्गदर्शक कार्य कर रही है। तो इन्होंने साम्यवादी राष्ट्र के प्रति जिस कार्य नीति में जो परिवर्तन किया, केवल ये था कि द्वितीय महायुद्ध के बाद जब पूरा संसार पूंजीवाद और साम्यवाद नामक गुटों में विभाजित हो जाता है और सैद्धांतिक बचत मतभेद का दौर बहुत अधिक हो जाता है और एक खराब परिस्थिति हो जाती है जिसे शीत के नाम से जानते हैं। तो इस द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन प्रशासन के द्वारा सोवियत संघ के प्रत्येक विस्तारवादी कार्यक्रम को अवरुद्ध करने के लिए, सोवियत संघ के विस्तारवादी कार्यक्रम को बाधित करने के लिए, उनमें विघटन डालने के लिए एटलांटिक राज्यशास्त्र संधि की, उत्तरी अटलांटिक राज्यशास्त्र नाटो संधि की, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ एनएस संधि की, सीटो संधि की, आइजनहावर सिद्धांत के द्वारा मध्य पूर्व के देशों में सरकारों इस प्रकार से हस्तक्षेप करने की कोशिश जाती है। लेकिन रिचर्ड निक्सन ने शासन सभा में आते घोषणा की कि अब अमेरिकी सेना का अन्य राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए युद्ध में भाग लेना संभव नहीं है। अर्थात अब फ्यूचर में, भविष्य में सोवियत संघ के साम्यवादी विस्तार, प्रचार प्रसार के कार्य को रोकने के लिए, साम्यवाद प्रबोधन के लिए मध्य रखते हुए अब कहीं ना भी इस प्रकार से अन्य राष्ट्र की प्रादेशिक सुरक्षा के लिए अब अमेरिकी फौज का युद्ध में भाग लेना संभव नहीं है और उन्हें उन्नति करना है, यह अपना स्वयं का दायित्व होना चाहिए। तो उनकी तरफ से एक बात कही गई कि अन्य राष्ट्र की प्रादेशिक सुरक्षा अर्थात प्रतिरक्षा और प्रगति करना, यह दोनों संबंधित राष्ट्र के दायित्व है। यद्यपि इसके पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन प्रशासन के द्वारा अपने ट्रूमैन सिद्धांत के माध्यम से घोषणा की थी कि विश्व में कहीं भी शांति भंग करने वाला कोई प्रत्यक्ष अप्रोक्ष आक्रामक कार्यवाही होगी, आक्रामक कार्य होगा, वहां संयुक्त राज्य में सुरक्षा सेक्टर में मर जाएगी और चूंकि सुरक्षा इस प्रकार की कार्रवाई को अमेरिका कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कहने का यह था कि जिस प्रकार से 1823 में मोरो सिद्धांत की घोषणा की गई थी कि अगर किसी प्रकार के पश्चिमी गोलार्ध के भाग में कोई सामान्य आक्रमण कार्रवाई होती है तो अमेरिका इस प्रकार की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन ट्रूमैन सिद्धांत के माध्यम से विश्व के कहीं भी किसी भी भूभाग विस्तार की कोई साम्यवादी आक्रमण कार्रवाई होती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बहुत बड़ा संकट माना जाएगा और जबकि अमेरिका इस प्रकार की घोषणा नहीं कर उसे नहीं कर सकता है। कहने में यह था कि जहां कहीं सोवियत संघ के विस्तारवादी कार्यक्रम के समान होती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्ववर्ती शासनाध्यक्ष के द्वारा रिचर्ड निक्सन से पूर्व जो भी राष्ट्रपति थे उन्हें इस प्रकार से वापस सैनिक सहायता भी प्रदान की है। 4 सूत्रीय कार्यक्रम निर्माण को चालू किया उन्होंने, प्रगतिशील मैत्रीधिकार की स्कीम्स को भी चालू किया उन्होंने और आइजनहावर के सिद्धांत लेबनान और जॉर्डन में इस प्रकार के गृह कृषि को दबाने के लिए उन्हें इस प्रकार की सेनाएं भेजी गई हैं। लेकिन अब रिचर्ड निक्सन ने घोषणा कर दिया सभा में कि अब भविष्य में दूसरे देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी सेना का युद्ध में भाग लेना संभव नहीं है और उन्हें किसी प्रकार की डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर, प्रगति के नाम पर किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। प्रतिरक्षा और प्रगति करना ये दोनों संबंधित राष्ट्र के दायित्व है, जिसे निक्सन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। दैट इज कॉल्ड निक्सन डॉक्ट्रिन के नाम से जानते हैं, जिसे निक्सन सिद्धांत कहा जाता है। आइए आज हम अमेरिकी विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत का वर्णन निक्सन काल की विदेश नीति का अध्ययन अग्रांत के बिंदु के अंदर किया जा सकता है। नंबर 1, यूरोप की संभावना यात्रा। रिचर्ड निक्सन ने राष्ट्रपति बनने के लगभग 6 सप्ताह के बाद यूरोपीय देशों के लिए एक संभावनापूर्ण यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य एक नई यूरोप की खोज करना था। लेकिन यूरोप में निक्सन की यात्रा को किसी प्रकार का कोई साथ दिखाई नहीं दिया, किसी प्रकार को साथ नहीं दिखाया, बल्कि फ्रांस में निक्सन की यात्रा बहुत तीव्र हुआ और केवल बेल्जियम को छोड़कर के सभी कहीं ना कहीं
अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को अमेरिकी विरोधी नारों की गूंज सुनाई दी थी। पश्चिमी जर्मनी परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने तैयार नहीं हुआ। तो कहने लगे था कि राष्ट्रपति बनने के लगभग उस कार्य से यूरोपीय देश के संभावना अपनी यात्रा की जाती है निक्सन के द्वारा, लेकिन इस यात्रा का कहीं भी स्वागत नहीं किया गया, बल्कि इसका कठोर विरोध किया गया। अर्थात निक्सन प्रशासन को अमेरिकी विरोधी नारों के माध्यम से उसे गूंज सुनाई दी है और बेल्जियम ने इसका स्वागत किया था। फ्रांस में इसका बहुत अधिक विरोध हुआ था और जर्मनी ने उस परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर का इनकार कर दिया। तो ये पहला जो नीति का मंत्री था। सेकंड, वियतनाम की वियतनाम राष्ट्रपति निक्सन ने राष्ट्रपति पद के कार्यभार को ग्रहण करते हुए कहा था कि वियतनाम की समस्या का स्थायी समाधान होना जाएगा और अमेरिका इस समस्या को निरपेक्ष में देखेगा। प्रारंभ में वियतनाम की समस्या को जिस प्रकार से डिफाइन करने की कोशिश की थी, उसका हल करने का जो वादा किया गया था, इसका आश्वासन दिया गया था। पेरिस में वियतनाम की समस्या पर चल रही वार्ता में हैरिसन के स्थान पर कैबिनेट फोर्स को नियुक्त किया गया और कुछ सीमा तक उत्तरी वियतनाम पर बम वर्षा को सीमित कर दिया गया और एक बहुत बड़ी संख्या में अमेरिकी सिपाही को वापस बुला लिया गया, क्योंकि उस समय अमेरिकी जनता और विश्व जनमत के द्वारा मांग की जा रही थी कि उत्तरी वियतनाम से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाया जाए। लेकिन 1971 में इस वियतनाम की समस्या के प्रति बहुत अधिक कठोर भूमिका बना लेता है निक्सन प्रशासन के द्वारा। निक्सन बहुत अधिक कठोर हो जाता है और 1971 में उत्तरी वियतनाम पर हवाई हमले प्रारंभ कर दिए जाते हैं। कहने वाले था किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, इस प्रकार की हवाई हमले करने की कार्यवाही करने के पीछे उसका उद्देश्य टारगेट ये था कि शक्ति के एक तब तो ये निक्सन कहीं युद्ध बंद करना चाहता था, लेकिन इस प्रकार की शक्ति के बल के आधार पर वह उत्तरी वियतनाम को समझौता करने के लिए बाध्य करना चाहता था, मजबूर करना चाहता था। अंत में 1972 में उनकी घोषणा की जाती है कि न तो हम पराजित होंगे, न अपने मित्र राष्ट्र को साम्यवादी आक्रमण से घूमने देंगे। ये इस प्रकार की कोशिश होती है। अंत 1973 में बहुत जद्दोजहद के बाद इनके बाद संधि होती है, समझौता होता है और सभी पक्षों की तरफ का युद्ध प्रारंभ कर दिया जाता है, क्योंकि 20 सैनिक क्षेत्र का याद करेंगे। उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के मध्य का समझौता हो जाता है। तो कहने यह था कि वियतनाम की समस्या के प्रति जिसका ध्यान देश की कार्रवाई की जाती है, निक्सन प्रशासन के द्वारा महत्वपूर्ण रोल अदा किया जाता है। अगली बात करते हैं चीन के प्रति। जब 1 अक्टूबर 1949 में चीन में सामाजिक क्रांति संभव हो जाती है और यहाँ पर चांग की सरकार भागकर फार्मोसा चल जाती है। यद्यपि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थायी सदस्य था, इसे पावर ऑफ वीटो का अधिकार प्राप्त था, लेकिन जैसे ही वहां पर सामाजिक क्रांति संपन्न हो जाती है और चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हो जाती है, अर्थात सोवियत रूस की भांति चीन में सामाजिक राष्ट्र में उसका उद्भव हो जाता है, उसके बाद स्वतः ही संयुक्त राष्ट्र संघ में उसकी संस्था स्वतः ही समाप्त हो जाती है। लेकिन युद्धोत्तर विश्व राजनीति में शीत युद्ध के दिनों में पूंजीवाद साम्यवाद के आधार पर विश्व समुदाय की पॉलिटिक्स होती है। सोवियत रूस के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका समर्थक इच्छुक राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र की संस्था में रखने के लिए वीटो का प्रयोग किया जाता है, बार-बार वीटो का दुरुपयोग किया जाता है। तो कहने वाला था कि जहां कहीं चीन समर्थक दुनिया का कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है तो सोवियत रूस के द्वारा वीटो का प्रयोग किया जाता है और सोवियत रूस के समर्थक राष्ट्र के द्वारा यदि संस्था आवेदन किया जाता है तो अमेरिका के द्वारा वीटो का प्रयोग किया जाता था। सबसे अधिक मात्रा में वीटो का दुरुपयोग सोवियत रूस के द्वारा किया गया था। बार-बार चीन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की मेंबरशिप प्राप्त करने के लिए, संस्था प्राप्त करने के लिए वीटो आवेदन किया जाता है, लेकिन अमेरिकी वीटो के कारण उसे संस्था प्राप्त नहीं होती है। 1970 में अमेरिकी विदेश सचिव रोजर्स के द्वारा चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने की इच्छा प्रकट की जाती है। अंत में 1971 में 26 अक्टूबर 1971 में संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन के कारण उसे संयुक्त राष्ट्र की संस्था प्राप्त हो जाती है। तो कहने मतलब ये था कि साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र की संस्था प्राप्त होती है, 26 अक्टूबर 1971 को प्राप्त होती है। तो जिस प्रकार से साम्यवादी चीन के प्रति का नजरिया जो परिवर्तन आया, जो चेंज आया, ये निक्सन की पॉलिसी में माना जाता है। अगर यहाँ पर चीन को अगर संबंधित करने की पॉलिसी बात की जाती है, अगर अमेरिका नहीं चाहता कि साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र की संस्था प्राप्त हो, उसे प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन निक्सन प्रशासन के प्रयासों से, निक्सन प्रशासन के सहयोग से 26 अक्टूबर 1971 को चीन को साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र की संस्था प्राप्त हो जाती है। अगली बात करते हैं निक्सन की युद्ध नीति। चौथा पॉइंट, निक्सन की युद्ध नीति।
क्षेत्र में बांग्लादेश का विभाजन हो रहा था, तो बांग्लादेश के विभाजन उठाने के लिए और भारत सरकार को मनोवैज्ञानिक से भयभीत करने के लिए रिचर्ड निक्सन प्रशासन के द्वारा बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी सेना का 7वां बेड़ा भेज दिया जाता है और बहाना यह बनाया जाता है कि ढाका में उनसे वे अमेरिकी नागरिकों को निकालना है, लेकिन वास्तव ये उसका उद्देश्य कारण नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य स्पष्ट था कि भारत और बांग्लादेश के विभाजन में रुचि लेना बंद करे, उसे भयभीत करने के कारण ये निक्सन की युद्धपूर्व नीति कहलाती है। कहने वाला ये था कि बांग्लादेश क्षेत्र में जब बांग्लादेश का विभाजन हो रहा था, तो इस प्रकार के विभाजन उठाने के लिए, रोकने के लिए, भारत सरकार को मनोवैज्ञानिक से भयभीत करने के लिए बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी सेना का जो 7वां बेड़ा भेजा गया उसे निक्सन की युद्धपूर्व नीति के नाम से जानते हैं। अगली बात करते हैं कंबोडिया की नीति। कंबोडिया की राजनीति 1970 में कंबोडिया की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वहां की संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर कंबोडिया के राज्यपाल नौतम सिंह नूह को अपदस्थ कर दिया। इस प्रकार से जो राजनीति हुई, इसमें देश की सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था और देश की सेना का अध्यक्ष था जनरल लॉन नॉन पॉल, वो कंबोडिया सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार की पॉलिटिक्स के माध्यम से की कंबोडिया सरकार को इस प्रकार से सरकार को बदलने की जो कार्रवाई की थी, इसमें निक्सन प्रसाद का महत्वपूर्ण सहयोग था। इस प्रकार से निक्सन प्रसाद के महत्वपूर्ण सहयोग जो किया गया था, कहने में ये था कि निक्सन सरकार की कंबोडिया सरकार ने राजनीति का जो काम किया उसके पीछे उद्देश्य कारण यही था केवल कि जब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य का विवाद चल रहा था, तो वियतनाम बनाम वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में चलने वाले विवाद के समय कंबोडिया के राजकुमार नरोत्तम सिंह ने अमेरिकी शासन अनुसार कार्य नहीं किया था, उसे सहयोग नहीं किया था, उसके अनुसार कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए इस प्रकार से कंबोडिया सरकार को बस करने का काम उसके द्वारा किए गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की बात की जाती है कि अब भविष्य किसी प्रकार से अमेरिकी सेनाओं का राष्ट्र सुरक्षा के लिए, प्रादेशिक अखंडता के लिए, स्वतंत्रता के लिए युद्ध में भाग लेना संभव नहीं है और उनकी प्रतिरक्षा के उनकी प्रगति करना भी स्वयं का दायित्व होना चाहिए। इसे निक्सन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आज हम कितनी बात कहेंगे कि निक्सन का जो कार्यकाल है बहुत क्रांतिकारी काल माना जाता है। इन्होंने पहली बार एक समय में चीन को संयुक्त राष्ट्र की सत्ता प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग किया। उसी प्रकार से जिस प्रकार की कार्रवाई की जाती है यूरोप के दौरान वियतनाम की समस्या का समाधान करने के जो प्रयास किया गया था। धन्यवाद। हम आज इतनी बात करेंगे। धन्यवाद।